हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के आप लोग 7वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, पूरे 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना है और 48 में से जो भी आपको प्रश्न याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकें। और प्रैक्टिस सेट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो जो आप पीछे के प्रश्न याद किए रहेंगे उसका ये रिवीजन कराएगा, साथ में आपको ये भी बताता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी अभी बाकी है। और ये क्लास सुबह 5 बजे चलता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो समतल दर्पण में बनता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन है 2 मीटर है, सी ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन है 1 मीटर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होता है, तो 1 मीटर होता है। तो आइए इसे समझाते हैं कैसे। यहाँ पे डायोप्टर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, यहाँ पे डायोप्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो P इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, F होता है। तो जो ये F होता है ये हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। हमेशा इसको किस में रखना है, मीटर में रखना है। तो वही जो ये फोकस दूरी है ये हमेशा किस में रहेगा, यहाँ पे मीटर में रहेगा। तो यहाँ पे 1 मीटर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं तो इसे कहते हैं। बोल रहा है किसी लेंस के बाहर और उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होता है। तो यहाँ पे देखिए बाहर और उभरे, यहाँ पे अगर 2 गोलीय पृष्ठ ऐसे बनाया जाए तो ये कौन सा लेंस होगा। तो आप लोग अब आसानी से देख सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है। अगर ऐसे 2 गोलीय बाहर की ओर उभरा हुआ अगर पृष्ठ हो तो ये कौन सा लेंस होगा, ये उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ए ऑप्शन है नीला रंग, बी ऑप्शन है बैंगनी रंग, सी ऑप्शन है लाल रंग, डी ऑप्शन है पीला रंग। तो कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग इसे खतरे के सिग्नल में किया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल रंग का ही क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और ये कम फैलता है। तो ये क्या होता है कि जब इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और ये कम फैलता है तो ये क्या होता है, दूर से भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए जो खतरे का सिग्नल होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। ए ऑप्शन है बैगनी, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है यहाँ पे पीला। तो यहाँ पे बताना है आपको कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो जो लाल रंग होता है उसका तरंग क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम की जगह पे अगर कम दे दे कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो जो बैंगनी रंग होता है उसका यहाँ पे तरंगदैर्ध्य क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। और जो तरंगदैर्ध्य होता है उसको किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछता है कि तरंग को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है सभी। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे निकट की जगह पे यहाँ दूर दे दें
कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाता है, उत्तल लेंस यहाँ पे जवाब सही हो जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 7 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ पे बताना है कि किसी कुंडली ज्ञात करने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पे R इक्वल टू वी आई, बी ऑप्शन है यहाँ पे R इक्वल टू वी बटा आर, सी ऑप्शन है यहाँ पे R इक्वल टू 1/v, डी ऑप्शन है यहाँ पे R इक्वल टू v-1। तो यहाँ पे देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ये होता है यहाँ पे I इक्वल टू क्या होता है, v बटा आर होता है। ये एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू v बटा आर यहाँ पे। तो अब देखिए ये क्या किया है, यहाँ पे प्रतिरोध निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, R से। तो ये सब R को क्या कर दिया है, यहाँ पे बाहर कर दिया है। तो बाहर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R में I से गुणा करेंगे तो यहाँ पे IR हो जाएगा, और यहाँ पे अगर V में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे V। तो हमको R निकालना है यानी प्रतिरोध निकालना है, तो I इसमें गुणा कर रहे हैं, तो ये जगह कहाँ भाग इसमें लगा देगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे V बटा क्या हो जाएगा I हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे B क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो R इक्वल टू V बटा I होता है, यानी यहाँ पे B ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। यहाँ पे बताना है कि धातुओं में धारावाहक यानी धारा को ढोने वाले कौन होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे प्रोटॉन, बी ऑप्शन है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है कोर इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछता है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की मापने के लिए मापन किससे की जाती है। यहाँ पे बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, बी ऑप्शन है ए मीटर से, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, डी ऑप्शन है किसी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा का मतलब विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो उसे ए मीटर से मापा जाता है या उसे आ मीटर भी बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बोले कि विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय, बी ऑप्शन है चुंबकीय, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी है होता है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे दिष्ट धारा यानी डीसी, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, और यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से यहाँ पे दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है कोयला। तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है इसमें जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग 48 प्रश्न बिल्कुल देखिएगा और एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, एकदम 48 के 48 प्रश्न देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो एक नवीकरणीय ऊर्जा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कोयला, बी ऑप्शन है यहाँ पे पेट्रोल, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्राकृतिक गैस। तो कोयला एक क्या है, ये तो ये अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय किसे बोला जाता है, जिसका भंडारण सीमित हो और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा
और पुनः उसे हम लोग उत्पादित नहीं कर सकते, एक बार में खत्म हो गया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो उसे ही क्या बोला जाता है, अनवीकरणीय बोला जाता है। तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय, ये भी खत्म हो जाएगा। पेट्रोल भी क्या है, अनवीकरणीय, ये भी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी क्या है, एक अनवीकरणीय, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, अगर इसे खत्म भी होना होगा तो पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो कौन है, सौर ऊर्जा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन अवकारक है। इसमें से पहचानना है आपको कि निम्न में से कौन अवकारक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे H2, बी ऑप्शन है यहाँ पे CO, सी ऑप्शन है यहाँ पे O2, डी ऑप्शन है यहाँ पे H2S। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अवकारक है। तो यहाँ पे देखिए H2 है जो ये क्या है, अवकारक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक ये भी प्रश्न आता है कि अभिकारक कौन होता है। तो अभिकारक अगर आपसे पूछे कि अभिकारक कौन होता है तो यानी O2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। और अवकारक पूछे कि अवकारक क्या होगा तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अवकारक पूछा है तो अवकारक यहाँ पे क्या होगा, H2 होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। इसमें से बताना है कि कौन सा विलयन क्षारक विलयन देता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 13। तो निम्न में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो कौन इसमें से क्षारक विलयन देगा। तो यहाँ पे देखिए, जिस विलयन का यहाँ पे 2 पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा, जिस विलयन का 7 पीएच मान होगा वो उदासीन होगा, और जिस विलयन का 6 पीएच मान होगा वो भी क्या होगा, अम्लीय होगा। लेकिन जिसका 13 मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्षारक होगा। तो यहाँ पे क्षारक पूछ रहा है तो क्षार कितना हो जाएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें से बताना है कि कौन सही है। ए ऑप्शन है यहाँ पे NO2CO3 इंटू 5H2O, बी ऑप्शन है यहाँ पे NO2CO3 इंटू 10H2O, सी ऑप्शन है यहाँ पे Na2CO3 इंटू 7H2O, डी ऑप्शन है यहाँ पे Na2CO3 इंटू 2H2O। तो यहाँ पे पता करना है कि कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O ये क्या है, यहाँ पे सही है। जो ये किसका होता है तो सोडियम कार्बोनेट का होता है, जो जिसे हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं, उसी का ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। जो लिटमस होता है जिसे अम्ल क्षार का पता लगाया जाता है, वो लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। यानी किससे निकाला जाता है, ये लिटमस पत्र। ए ऑप्शन है यहाँ पे लाइकेन से, बी ऑप्शन है लाल पत्ता गोभी से, सी ऑप्शन है यहाँ पे हल्दी से, डी ऑप्शन है यहाँ पे पेटूनिया के फूल से। तो यहाँ पे बताना है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। यानी लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ए ऑप्शन यहाँ पे विरंजक चूर्ण, बी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे जल। तो शुष्क बुझे हुए चूने पे जब हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण बनता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, यहाँ पे आपको बताना है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का यहाँ पे बताना है आपको कि पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे CuSO4 इंटू 7H2O, बी ऑप्शन है यहाँ पे CuSO4 इंटू 5H2O, सी ऑप्शन है यहाँ पे CuSO4 इंटू 4H2O, डी ऑप्शन है CuSO4 इंटू 10H2O। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 इंटू यहाँ पे 5H2O होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पे बताना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। ए ऑप्शन है Na2ZnO प्लस O2, बी ऑप्शन यहाँ पे NaZnO2 प्लस H2, यहाँ पे सी ऑप्शन है यहाँ पे NaOZn प्लस H2, यहाँ पे डी ऑप्शन है Na2ZnO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे जब सोडियम क्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो Na2ZnO2 और प्लस यहाँ पे क्या H2O बनाता है, यानी यहाँ पे 21 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर पित्तल है। यहाँ पे आपको बताना है कि पित्तल क्या है। ए ऑप्शन है धातु है, बी ऑप्शन है अधातु है, सी ऑप्शन है मिश्र धातु है, डी ऑप्शन है उपधातु है। तो पित्तल क्या है, एक मिश्र धातु है। और पित्तल किस किस पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है पित्तल। और पित्तल क्या है, एक मिश्र धातु है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। जो ब्रोमीन अधातु होती है उसकी अवस्था कैसी होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे ठोस, बी ऑप्शन है गैस, सी ऑप्शन है द्रव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोमीन जो धातु है उसकी अवस्था कैसी होती है। तो ब्रोमीन जो ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। इसमें से पता करना है कि किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। ए ऑप्शन यहाँ पे CH4, बी ऑप्शन है C2H6, सी ऑप्शन यहाँ पे C3H4, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C3H8। तो यहाँ पे देखिए जो C3 और यहाँ पे H4 है इसमें क्या है, 3 आबंध है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा आबंध है, 3 आबंध है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। इसमें से आपको पता करना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे CH3COOH, बी ऑप्शन है C2H12O6, यहाँ पे सी ऑप्शन है C12H22 और O11, डी ऑप्शन है यहाँ पे C3CHO। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। C12H यहाँ पे C12H22O11 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चीनी का रासायनिक सूत्र, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो हीलियम परमाणु है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, और पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 ही रहता है, यानी 2 ही इसका एक ही कक्षा बनेगा और एक ही कक्षा इसका बाहरी कक्षा भी कहलाएगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो केवल 2 होंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषण होता है उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है सौर का प्रकाश, डी ऑप्शन है सभी। तो स्वपोषण की क्रिया किस में होती है, तो पेड़ पौधों में होती है। तो पेड़ पौधों में स्वपोषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सौर प्रकाश का भी यहाँ पे आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पे सभी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। यहाँ पे बताना है कि जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि है। ए ऑप्शन यहाँ पे स्वपोषी है, बी ऑप्शन है यहाँ पे मृतजीवी है, सी ऑप्शन है समभोजी है, डी ऑप्शन है कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
कवक क्या करता है, सड़े गले या मृत जीवों से ये क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। इसीलिए कवक में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी पाई जाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। इसमें आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कौन सा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हरा, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग इसमें से कौन है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग इसमें हरा होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, तो यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है। जो पायरुवेट का विखंडन होता है उससे क्या मिलता है हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल भी निकलता है और ऊर्जा भी देता है। तो ये विखंडन कहाँ पे होता है पायरुवेट का। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन है हरित लवक में, डी ऑप्शन है केंद्रक में। तो जब भी आपसे पूछे कि पायरुवेट का विखंडन कहाँ पे होता है, तो पायरुवेट का विखंडन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी प्रश्न आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 31 नंबर, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग की होने की संभावना है। अगर हमारे आहार में यानी भोजन में आयोडीन की कमी रहे तो हमें कौन सा रोग होने की संभावना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ग्वाइटर, बी ऑप्शन है गलगंड, सी ऑप्शन है यहाँ पे घेंगा, डी ऑप्शन है सभी। तो आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो ग्वाइटर रोग भी हो सकता है, यहाँ पे गलगंड भी हो सकता है, घेंघा भी हो सकता है, यानी ये सभी रोग क्या हो सकता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी रोग आयोडीन की कमी से ही होता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ से स्रावित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे वृषण से, बी ऑप्शन है अंडाशय द्वारा, सी ऑप्शन है लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं द्वारा, यहाँ पे डी ऑप्शन है थायराइड द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन स्रावित होता है। तो जो एंड्रोजन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यहाँ पे बताना है कि जो मनुष्यों में ऐच्छिक गतियां होती हैं उसकी नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सेरिबेलम, बी ऑप्शन है सेरिब्रम, डी ऑप्शन यहाँ पे थायराइड, डी ऑप्शन यहाँ पे पिट्यूटरी। तो मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे घेंगा किस समुदाय का प्राणी है। जो घेंगा है वो किस समुदाय का प्राणी है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मोलस्का, बी ऑप्शन है यहाँ पे इकाइनोडर्माटा, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेटा, डी ऑप्शन यहाँ पे एनिलिडा। तो यहाँ पे आपको बताना है जो घेंगा है वो किस समुदाय का प्राणी है, तो ये मोलस्का का प्राणी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी है। ए ऑप्शन है मानव, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है मेढक, डी ऑप्शन है केंचुआ। तो यहाँ पे कौन सा वो जंतु है जो उभयलिंगी है, तो जो केंचुआ होता है वो उभयलिंगी होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, पराग कोष होते हैं। जो पराग कोष होते हैं उसमें क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन यहाँ पे परागकण। तो पराग कोष में क्या होते हैं आपसे पूछा गया है, तो पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। मनुष्यों में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे 21 जोड़े, बी ऑप्शन यहाँ पे 20 जोड़े, सी ऑप्शन है 23 जोड़े, डी ऑप्शन यहाँ पे 25 जोड़े। तो मनुष्यों में कितने जोड़े क्रोमसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर यहाँ पे संख्या में पूछे तो संख्या में कितना होगा, यहाँ पे 46 गुणसूत्र होता है। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इसमें से आपको किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे हरे पौधे, बी ऑप्शन है यहाँ पे नीलहरित शैवाल, डी ऑप्शन है यहाँ पे फल और पत्ते। तो यहाँ पे देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उपभोक्ता होता है, नीलहरित भी ये उपभोक्ता है, फल पत्ते भी ये क्या है यहाँ पे क्या होता है उत्पाद होता है। सॉरी, यहाँ पे जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पाद होता है, यहाँ पे नीलहरित शैवाल ये भी उत्पाद होता है, और यहाँ पे फल पत्ते ये भी क्या होता है उत्पाद होता है। लेकिन जो जंगली जानवर होता है वो क्या होता है यहाँ पे उपभोक्ता होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 आर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है। ए ऑप्शन है कम उपयोग, बी ऑप्शन यहाँ पे पुनः चक्रण, डी ऑप्शन यहाँ पे पुनः उपयोग, और डी ऑप्शन है सभी। तो जो 3 आर होता है उसका 3 आर का मतलब क्या होता है। पहले आर का मतलब होता है यहाँ पे कम उपयोग, दूसरे आर का मतलब होता है यहाँ पे पुनः चक्रण, यानी और सी यानी तीसरे आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है पुनः उपयोग यानी रिसाइकल, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट होती जा रही है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे शहरीकरण, यानी जंगल को काट के शहर बनाया जा रहा है, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रदूषण, सी ऑप्शन है यहाँ पे ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है यहाँ पे वृक्षारोपण। तो यहाँ पे बताना है कि किस कारण से प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं। तो शहरीकरण और प्रदूषण दोनों से ही क्या हो रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट होते जा रहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। जो बाएं हाथ की तर्जनी होती है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में वो किसका संकेत करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी ऑप्शन है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी ऑप्शन है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत किसको करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे संकेत करती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे एथेनॉल, बी ऑप्शन है प्रोपेनॉल, सी ऑप्शन है यहाँ पे इथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा यौगिक का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इथेनॉल का किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है नीला कर देता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को यहाँ पे नीला कर देगा, यानी जो क्षार होता है वो क्या करता है लाल लिटमस पत्र होता है उसको ये क्या कर देता है नीला कर देता है, और अम्ल क्या कर देता है जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको अगर अम्ल के विलयन में डालिएगा तो वो क्या कर देगा उसको लाल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है और यहाँ पे नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है तो अम्ल करता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह प्रपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए नई कार्तीय चिन्ह यहाँ पे प्रपट्टी के अनुसार जो दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी है वो किस में ली जाती है, तो वो ऋणात्मक ली जाती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। ए ऑप्शन है यहाँ पे टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी ऑप्शन है टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी ऑप्शन है टीन के अपेक्षा जिंक अधिक
अभिक्रियाशील होता है, डी ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे टिन के अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो जो यहाँ पे टिन होता है, टिन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, तो जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक के जगह पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टिन का उपयोग करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा अंग है जो संवेदग्राही नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कान, बी ऑप्शन है यहाँ पे आंख, सी ऑप्शन है नाक, डी ऑप्शन है दिमाग। तो इसमें से कौन संवेदग्राही अंग नहीं है, तो जो दिमाग होता है वो संवेदग्राही अंग नहीं होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध, ए ऑप्शन यहाँ पे बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, समजात अंगों का उदाहरण है। इसमें से बताना है कि समजात अंग का कौन सा उदाहरण है। समजात अंग किसे कहते हैं, जो देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन कार्य उनका क्या होगा, अलग अलग होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा दांत और हाथी के दांत, यहाँ पे सी ऑप्शन है यहाँ पे आलू और घास की ऊपरी भूप्रपट्टी, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी, यहाँ पे डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए समजात अंग का उदाहरण कौन सा है, तो हमारा हाथ और जो कुत्ते का अग्रपाद है, और यहाँ पे हमारा दांत और हाथी के दांत है। तो ये सब देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी उपरोक्त में से यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, जो आवर्तों की संख्या होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 12। तो जो भी आपको इसमें से सही जवाब लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ए बी सी ऐसे करके आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय। और 12 बजे सब्जेक्टिव क्लास होता है तो उस सब्जेक्टिव क्लास में आप लोग जरूर आइए।